भारत ने कोप 26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप्स हो कि आप लोग एकदम मौज में आनंद में होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे सोलर सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा, क्या किस तरीके से काम हो रहा है सोलर सेक्टर के अंदर। और फिर हम बात करेंगे कुछ कंपनीज जो रिफॉर्म आ रहे हैं ना ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो उससे जो कंपनीज बेनिफिट होने वाली है तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो फिर ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं वीडियो। और क्या, नवंबर 2021 में एक समिट हुई थी जिसका नाम है कोप 26 समिट कहते हैं उसको। तो उस समिट के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट करी थी कि 2030 तक भारत जो है अपना कार्बन इमिशन जो है उसको 1 बिलियन टन्स तक लेकर आएगा, जो कि अभी करीब 2022 के अंदर अभी करंट की स्थिति में बात करें तो अभी करीब 2.5 बिलियन टन्स के करीब है। तो उसको घटाने की बात करी थी। और उसके अलावा मोदी जी ने बात करी थी कि हमारी जो 50% जो कैपेसिटी होगी, कंजप्शन जो हम करेंगे एनर्जी का, वो 50% कैपेसिटी हम रिन्यूएबल से करेंगे 2030 तक। ये मोदी जी ने बात करी थी। और इसके अलावा एक और कमिटमेंट है भारत सरकार की कि 2070 तक वो नेट जीरो होना चाहते हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना आपने कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट किया, जितना आपने निकाला उतना आपने वापस कंज्यूम कर लिया या फिर किसी तरीके से उसको रिमूव कर दिया, तो वो होता है नेट जीरो। अच्छा, 2022 के अंत तक भारत सरकार का लक्ष्य था कि 175 गीगावाट जो है ऊर्जा जो है वो हम प्राप्त करेंगे किससे, रिन्यूएबल्स से। पर मतलब 175 में से जो 100 का टारगेट था वो सोलर से लेनी थी, 60 जो लेनी थी विंड से लेनी थी, 10 लेनी थी अपने बायोमास से और 5 लेनी थी हाइड्रो से। पर अभी करंटली यानी अब आधा से ज़्यादा साल निकल चुका है, 2022 का अगस्त ख़त्म हो चुका है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2 साल निकल चुका है। उसके बाद भी लक्ष्य जो है पूरा नहीं हो पाया है। उसके मतलब पीछे है लक्ष्य से काफ़ी। जून का अगर डेटा देखा जाए तो लगभग 114 गीगावाट के करीब इंस्टॉल्ड है रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें 60 गीगावाट के करीब जो है सोलर की है और 57 के करीब सोलर की है और उससे थोड़ी 40 के करीब विंड की है और बाकी जो है वो अदर सोर्सेज से, यानी 114 में से 57 एक निकल गया, 40 ये निकल गया। बाकी जो बचा हुआ बैलेंस जो होगा ना लगभग 117 के करीब, 17 गीगावाट के करीब या फिर थोड़ा सा और ऊपर नीचे क्योंकि पॉइंट्स में है, तो ये जो बैलेंस है वो अदर से निकल के आ रहा है। इसमें फिर 60 गीगावाट जो कैपेसिटी है ना, सरकार बोल रही है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जिसका कार्य चालू है अभी, और 23 गीगावाट जो कैपेसिटी है उसका क्या है कि टेंडर देने का दौर जारी है, उसका टेंडर जारी किए जा रहे हैं अभी। साल के अंत तक टारगेट पूरा करने के बारे में जब संसदीय समिति के बारे में ये संसदीय समिति ने पूछा एमएनआरई यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनके जो सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस साल ना तो हम विंड की पूरा कर पाएंगे, विंड का जो 60 गीगावाट का टारगेट था ना तो वो पूरा कर पाएंगे, और ना ही दूसरी जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का जो 175 का टारगेट है वो शायद हम ना पूरा कर पाएँ। और इसके बारे में जब पूछा गया इसके रीजंस तो इसके रीजंस शायद मेन तो उन्होंने बताया कि कोविड का जो आउटफ्लो हुआ था तो उसमें काफ़ी सारा समय यूं ही चला गया, लॉकडाउन लगे और दूसरी सब चीज़ें हुई। और उसके अलावा चाइना के अंदर जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन आया है, चाइना के अंदर अभी इकोनॉमिक में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रही है, तो उस कारण से भी जो आपका मेन जो सोलर का और काफ़ी सारी कंपोनेंट्स हम जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इस कारण से भी जो ये टारगेट्स अचीव करने में देरी हुई है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए है ना 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिया है, और जो एक 19,500 करोड़ पीएलआई स्कीम के अंदर अलॉट करे हैं जो हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स होते हैं ना उनका प्रोडक्शन को, जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार ने। उसके अलावा आपको एक फैक्टर बताता हूँ, जो टोटल पोटेंशियल है ना भारत का करीब जो सारी रिन्यूएबल एनर्जी से मिला करके करीब,
तो वो पोटेंशियल करीब 1490 गीगावाट आता है। तो और उसमें से अभी तक हमने सिर्फ 114 गीगावाट जो है, अभी मैंने पहले बात करी 114 गीगावाट के करीब अपना इंस्टॉल किया है। तो ये भी काफ़ी कम है, हमको काफ़ी आगे जाना है। करंटली देश में जितनी बिजली बनती है ना, उसका जो लगभग 60% से अधिक जो भाग है वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से बनता है, यानी फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला आदि इनसे बनता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो एनवायरनमेंट को है ना बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है एनवायरनमेंट का, कभी इतनी गर्मी पड़ती है, कभी इतनी सर्दी पड़ती है, कभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है। तो सरकार का कई करोड़ों रुपया तो जो ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि, गर्मी और इनसे लड़ने में ही चला जाता है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है। और यही सबके साथ हो रहा है, इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ हो रहा है। तो सारा जो वर्ल्ड है ना अभी चेंज करना चाह रहा है अपने आप को, सब जो कंट्रीज़ है अपने आप को खुद को टारगेट दे रही है, या फिर कहीं भी एक ग्रुप में जा करके वो लोग कहीं ट्रीटी साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से बदलेंगे, इस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो एनवायरनमेंट का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा अब इंसानों को, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा समस्यादायक हो जाएगा। अभी करंटली जो भारत में है ना बिजली बनती है, उसके लिए लगभग 18 लाख टन कोयला हर रोज़ खपत होता है। 18 लाख टन कितना बड़ा नंबर है। सोचो कि कितना सारा जो गैसेस है हम एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं, और फिर वही हाल हो रहा है कि एनवायरनमेंट, आप प्रकृति आपको उसका बता रही है कि आप जितना गलत कर रहे हो उसका असर प्रकृति आपको वापस रिटर्न में बता रही है कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है थोड़ा। यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल सिटीज़ है, टेम्परेचर राइज होने के कारण बता रहे कि ये जो सिटीज़ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहर जैसे बॉम्बे जैसे शहर, बोल रहे कि ये पानी में समा जाएंगे शहर अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। तो क्योंकि कुछ सालों के अंदर टेम्परेचर इस तरीके से राइज होगा अर्थ का, तो वो आपको बहुत बहुत भारी डैमेज देने वाला है। इसलिए सब लोगों को अब लग रहा है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी में जाना ही पड़ेगा। और भारत जैसे देशों के लिए तो ये भी है कि क्या है ना कि आप अगर उधर देखें गाड़ियों की तरफ, जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल और ये सब चीज़ें, कोयला तो चलो भारत के अंदर है, पर जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है, मतलब जो दूसरे वाले डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है, वो आपको बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके लिए आप खूब सारा फॉरेक्स देना पड़ता है, और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। यानी कभी क्रूड की प्राइस बढ़ गई तो आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। जैसे जिस तरीके अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, उसके बाद $70 से करीब $120 तक पहुंच गई थी क्रूड की प्राइस। तो उससे भारत जैसे देशों को बहुत समस्या होती है, जो कि फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अभी करीब $100 के करीब चल रही है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अपनी जैसे देशों के लिए या फिर और किसी भी कंट्री के लिए बजट बिगाड़ने के लिए काफ़ी है कम से कम। तो जो ये अक्षय ऊर्जा सोर्सेज हैं, अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, तो इनसे क्या है ना, हम अपनी खपत भी पूरा कर सकते हैं, या अपना पर्यावरण है, अपनी प्रकृति है, जो उसको हम नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर की। सोलर सेक्टर के अंदर क्या किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि 2014 से लेकर अब तक करीब 20 गुना हुई है सोलर कैपेसिटी भारत की। 31 मार्च 2014 से लेकर अब तक वो करीब 20 गुना हो चुकी है, यानी 2022 तक की बात करें तो 20 गुना हो चुकी। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो 2010 के अंदर एक NSM लॉन्च किया गया था, नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। उसके अंतर्गत सरकार ने 20,000 मेगावाट जो है ऑन ग्रिड यानी जो आपके डिस्कॉम से कनेक्टेड होंगे, वो सोलर पैनल, सोलर जो है लाइट, सोलर या आप समझ लें सोलर जो एनर्जी कलेक्शन का जो सोलर पैनल लगाने का प्लान था सरकार का, जिसको बढ़ा करके 100 गीगावाट कर दिया गया, जो अभी अपन ने टारगेट के अंदर देखा कि 2022 तक का सरकार का टारगेट था 100 गीगावाट का। फिर उसके बाद सरकार ने ऑफ ग्रिड भी कुछ काम किया। ऑफ ग्रिड यानी का टारगेट है, मतलब ऑफ ग्रिड यानी जो डिस्कॉम से कनेक्टेड नहीं है। डिस्कॉम यानी आपके बिजली जो प्रदाता है ना, उनसे कनेक्टेड नहीं है, आपके घर पे सिंपल लगा है वो। कुछ जो सरकार ने ऐसे जो लाइट्स लगाने का प्लान है सरकार का, जो सीधा सिंपल सोलर लगा होगा उनसे, और वो कनेक्टेड नहीं होगी ग्रिड से। और उसके अलावा सरकार का प्लान है कि लगभग 20 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 2 करोड़ स्क्वायर फीट जो एरिया है वो सोलर कलेक्शन एरिया के अंदर आना चाहिए। यानी जिस एरिया पे सोलर पैनल्स लगेंगे वो करीब 2 करोड़ स्क्वायर फीट का सरकार का प्लान है। तो सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़े बड़े सोलर पार्क जो है वो लगाने का प्लान है। तो ये बड़े बड़े सोलर पार्क्स अलग अलग स्टेट्स में लगेंगे। मतलब जनरली एक सोलर पार्क में जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 500 मेगावाट की होगी, पर जहाँ पर एरिया कम है, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी कमी है, तो वहाँ पर 20 मेगावाट तक के भी जो है सोलर
पार्क जो है वो लगाए जाएंगे सरकार के द्वारा। एक सोलर पार्क जो होता है लगभग उसको लगाने के लिए ना 4 से 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो और जो है कि सरकार ने अभी तक कुल 39 जो है सोलर पार्क जो है उनको अप्रूव किया है अलग अलग राज्यों में, 17 राज्यों में करीब, जिनकी कैपेसिटी लगभग 22,000 के करीब है, 23,000 के करीब, 23,000 मेगावाट के करीब है। तो ये 39 जो अप्रूव है उनमें से कुछ 8 जो है फुली डेवलप हुए हैं और जो 4 हैं, जो 4 पार्क हैं वो पार्शियल डेवलप हुए। बाकी जो है ना वो अभी तक भी पाइपलाइन के अंदर है। वो उनका मतलब या तो समझ लें कि आप ठीक तरीके से वो चालू भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। आपके सामने भी वो 12 जो प्लांट मैंने भी नाम बताए कि जो 8 जो फुली डेवलप है और 4 डेवलपमेंट के अंदर, ये जो इनका जो पूरे लिस्ट है आपके अंदर जो इसमें बता रहा है कि कौन कौन सी किस डेवलपमेंट की स्टेज में। जैसे राजस्थान के पार्क जो है फुली डेवलप्ड हैं, एमपी के पार्क फुली डेवलप्ड हैं, कर्नाटक के पार्क जो है फुली डेवलप है, यूपी आंध्रा और केरल के जो पार्क है वो भी पार्शियली डेवलप्ड है। और मेन जो कारण बताया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट में समस्या क्यों आ रही है, इतना स्लो क्यों हो रहा है या फिर डेवलप क्यों नहीं हो रहे, तो इनका ये बताया जा रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन है ना स्टेट्स, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट्स का होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ी समस्या होती है। और लैंड एक्विजिशन में दूसरे लफड़े भी होते हैं कि लोगों को वहाँ से हटाना और वो सब चीज़ें, अगर कोई लोग वगैरह रह रहे हो तो। और बाकी सरकारों में आप जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या का कारण बन रहा है। और उसके निदान के लिए भी सरकार ने कुछ स्कीम और या फिर कुछ ऐसा स्कीम बनाने की कोशिश करी है जिससे कि राज्य सरकार को पुश मिले कि वो जल्दी से जल्दी ये काम करें। उनको कोई इंसेंटिव देने का काम किया, यानी पर यूनिट बेसिस पे ऐसा कुछ किया, हम वहाँ पे कुछ पार्क लगेगा तो आपको जो बिजली सप्लाई होगी वहाँ से तो उसका पर यूनिट पे कुछ समथिंग अमाउंट जो है वो राज्य सरकार को जाएगा। ऐसा कुछ करने का प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उससे शायद हो सकता है कि लैंड एक्विजिशन में थोड़ी बेहतरी आए। गवर्नमेंट ने सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सोलर से ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए रूफटॉप सोलर प्लान को भी चालू कराया। रूफटॉप सोलर यानी जो आपके घरों पे, छतों पे जो लगेंगे, उसके अंदर सरकार का टारगेट था 2022 तक, जो शायद पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने टोटल कैपेसिटी के अंदर वो इंक्लूड था और वो पूरा नहीं कर पा रही है सरकार। 40 गीगावाट का प्लान था। तो वो 40 गीगावाट जो प्लान था उसके अंदर, फिर उसके अंदर क्या, सरकार जो रूफटॉप सोलर लगाएंगे उसके अंदर सब्सिडी वगैरह का भी कुछ प्रावधान है सरकार का। यानी 3 किलोवाट आवर तक का जो लगेगा ना, इसमें दो मैं आपको बताता हूँ। 3 किलोवाट आवर तक का जो आप लगाओगे सोलर, अगर आप छत पे 3 किलोवाट आवर तक का लगाते तो 40% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी सब्सिडी है 40%। और अगर 3 से 10 के बीच में अगर लगाते हो आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट आवर के बीच में, तो 20% जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा। और जो सरकारी आंकड़ा है कि कितना अभी तक रूफटॉप सोलर लगा है तो वो तो काफ़ी कम है, नगण्य है। पर अगर मार्केट की खबरों से देखा जाए तो करीब 5,000 जो है मेगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर पे लग चुका है। 5,000 मेगावाट यानी लगभग 5 गीगावाट करीब जो है वो छत पे लोगों के लग चुका है। 40 में से ये देख लो आपकी अभी कम है। तो इसमें क्या है ना कि ये इंक्लूडेड है, ये जो 5,000 है इसके अंदर जो सब्सिडी वाला भी इंक्लूडेड है, नॉन सब्सिडी वाला भी इंक्लूडेड है। अच्छा, आपके सामने अब एक लिस्ट है, सरकारी लिस्ट है, संसदीय समिति की रिपोर्ट में से मैंने लिस्ट निकाली। इस लिस्ट के अंदर आपको बताया जा रहा है कि सरकारी आंकड़ा की जो सोलर का जो स्टेट वाइज की रूफटॉप सोलर किस स्टेट में कितना लगा है, क्योंकि ये सब्सिडी वाला आंकड़ा है तो कम ही होगा ये आंकड़ा। और एक और जो बात मैंने पढ़ा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के अंदर कि जो ये सोलर पैनल्स होंगे, लगभग जो आपके सोलर पैनल्स होंगे रूफटॉप सोलर में लगेंगे सब्सिडी वाले अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इनकी जो एज होती है वो लगभग 25 साल के करीब होती है। और 25 साल की एज जब इनकी होती है तो जो इनकी रेट के हिसाब से कंपेयर करा तो पता लगा कि 5-6 साल के अंदर जो है इसका जो कॉस्ट जो है वो निकल कर आगे आ जाएगी आम जनता को। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि रूफटॉप सोलर से आपको 5-6 साल के अंदर आपकी कॉस्ट ही निकल जाएगी। तो फिर उसके बाद जो बचे हुए काफ़ी सारे साल हैं, 19-20 साल, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट वाले। और धूप तो रहती है अपने हमेशा। अच्छा, रूफटॉप सोलर के अंदर एक नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। उसके ये होता है कि जो आप छत पे सोलर लगाएंगे और उसके अंदर जो पेमेंट होएगा आपका पेमेंट, या फिर जो ये तो ऑन ग्रिड होएगा ना, जो रूफटॉप सोलर, ये ऑन ग्रिड की बात हो रही है, जो डिस्कॉम से कनेक्टेड होंगे। तो इसमें क्या होएगा कि जो आपकी डिस्कॉम जो आपसे चार्ज करेगी, तो क्या होता है कि जनरली आपका जितना बिजली की खपत है वो सारा हो सकता है कि रूफटॉप सोलर से ना आ पाए, तो आप डिस्कॉम से भी लेंगे, कनेक्टेड रहेगा ऑन ग्रिड।
तो सोलर में क्या ऑन ग्रिड ये जो रूफटॉप सोलर लगेंगे इसमें क्या होएगा, जितना मान लो आपने इससे 50 यूनिट जो है आपने वो करा डेवलप किया यानी प्रोड्यूस हुई, और उसमें से 25 यूनिट आपने कंजप्शन कर ली और बाकी के 25 यूनिट ग्रिड पे चले गए। ठीक है, अब ग्रिड पे चले गए 25 यूनिट, और बाद में मान लो कि कभी कुछ ऐसा है कि सोलर काम नहीं करा तो आपने डिस्कॉम वाली बिजली यूज़ करी, तो उसमें आपने मान लो कि 50 यूनिट जो है उधर का यूज़ कर लिया, 50 यूनिट आपने यूज़ कर लिया, 25 यूनिट आपने उनको दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा 25 यूनिट का। अब वो 25 यूनिट जो है वो 25 यूनिट का आपको डिस्कॉम्स को पैसा देना पड़ेगा। सोलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सरकार है ना, वो जो कैनाल्स होती है, नहरें जो होती है, उनके टॉप के ऊपर और उनके बैंक्स के ऊपर यानी उनके किनारों के ऊपर भी जो है वो लगा रही है सोलर पैनल्स, जो है फोटोवोल्टिक सोलर पैनल जो लगा रही है। तो क्या है कि 44 मेगावाट के करीब जो है वो कैनाल के टॉप के ऊपर जो है वो भी लग चुका है, और कैनाल के बैंक पे यानी किनारों के ऊपर जो है 50 मेगावाट के करीब कैपेसिटी जो है अभी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर है, मतलब कि वो ट्रायल के अंदर है, तो थोड़े दिनों में वो फंक्शनल हो जाएगी। उसके अलावा सरकार जो है ना ये जो अपने नदियाँ हैं फिर पानी जो है, पानी मान लें आप, पानी के ऊपर जो फ्लोटिंग तैरते हुए सोलर पैनल्स भी लगा रही है, और अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैपेसिटी में लगाए जा रहे हैं। ये जो FSP है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। 500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है उड़ीसा के अंदर, 100 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है गेटलसूर डैम जो झारखंड है उसके अंदर, और जो एक 15 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है वो लग रहा है हिमाचल के अंदर, जो नांगल पौंड है उसके अंदर ये लग रहा है। उसके अलावा जो सरकार है ना कुछ ऐसे सिस्टम्स भी डेवलप करी, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करी जिसके अंदर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी हो, जहाँ पर जो है बिजली को स्टोर भी किया जा सकता है। बैटरियों के ऊपर काम चल रहा है कि किस तरीके की बैटरी बेहतर रहेगी, बेहतर से बेहतर, क्योंकि खूब सारी वेराइटी ऑफ बैटरी अवेलेबल है, सबके कुछ प्रोज है और सबके कुछ कौन से, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है कि किस तरीके की हमें बैटरी का उपयोग करना चाहिए ताकि लंबे समय तक भी चले, और वो जो उपयोग के अनुसार जो सबसे सूट करेगी उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अब तक हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स की, जो ऑन ग्रिड जो डिस्कॉम से कनेक्टेड है वो सोलर प्रोजेक्ट्स की। पर अब हम बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड में सरकार क्या कर रही है। ऑफ ग्रिड यानी जो डिस्कॉम से कनेक्टेड नहीं, उसके अंदर सरकार का कुछ 118 मेगावाट पावर जो है वो कैपेसिटी का जनरेशन का प्लान है। कुछ उसमें 3 लाख जो है सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो सरकार को लगाने का प्लान है, 25 लाख सोलर लैंप जो है वो लगाने का प्लान है सरकार का, और उसके अलावा कुछ जो है 100 मेगावाट कैपेसिटी के जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, पार्क्स लगाए जाएंगे। 100 मेगावाट कैपेसिटी जो है उसका जो छोटे छोटे पार्क लगाए जाएंगे ऐसी जगहों पर जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची हो। ऑफ ग्रिड होएगा, वो डिस्कॉम से कनेक्टेड नहीं, जहाँ जिन जगहों पर बिजली पहुँची नहीं है उन जगहों पर ये टोटल 100 मेगावाट कैपेसिटी के छोटे 100 मेगावाट कैपेसिटी जो टोटल है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी लगभग 25 किलोवाट आवर के जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनकी क्यूमुलेटिव जो होगी वो 100 मेगावाट होगी। ये बात समझिए। आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर ये जो प्लान मैंने ऑफ ग्रिड के बताया इसके इम्प्लीमेंटेशन का डेटा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का डेटा देखकर तो यही लगता है कि सरकार जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन में कम से कम ऑफ ग्रिड के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही ढिलाई से काम कर रही है। तो इसका ऊपर सरकार को ठीक तरीके से काम करने की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी, ताकि जो टारगेट्स हैं वो मीट हो पाएँ। उसके अलावा सरकार जो है ना एक PM कुसुम योजना भी लेकर आएगी जो किसानों के लिए है। तो उस योजना के तहत जो है उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, 3 चीज़ें जो है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। पहला कंपोनेंट ये कहता है कि जो किसान है उनकी जो ज़मीन होगी, चाहे बंजर हो, चाहे उपजाऊ हो, या फिर किसी भी तरह की ज़मीन हो, उसके ऊपर जो है 2-2 मेगावाट तक के जो कैपेसिटी के जो है सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, और वो ग्रिड कनेक्टेड होंगे। तो उससे क्या होगा, किसानों की अर्निंग होगी, जितना भी प्रोडक्शन होएगा वो आप या थोड़ा कंज्यूम कर लेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो सारा जो ग्रिड को चला जाएगा, तो उससे किसानों की अर्निंग होगी। कंपोनेंट 2 ये कहता है कि लगभग 17.5 लाख जो है ना स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाए जाएंगे जो पानी निकालने वाले होते हैं। वो उन पंपों से क्या आएगा ना कि एक तो जो पेट्रोलियम डीजल पे चल रहे थे वो पंप, उनका कॉस्ट बच जाएगा किसान का, और जो थोड़ा पोल्यूशन वगैरह में भी उसमें भी फ़ायदा होगा। और तीसरा कंपोनेंट ये कहता है कि लगभग 10 लाख जो है ना, जो ऑलरेडी जो ग्रिड कनेक्टेड पंप है जो बिजली से चलते हैं, उन पंपों को सोलराइज किया जाएगा, ताकि क्या होगा उससे कि वो पंप सोलराइज हो जाएंगे तो जितनी बिजली जो वो सोलर से आएगी वो सारी एक बार तो डिस्कॉम्स को चली जाएगी, और फिर वो जो वापस बिजली जब ज़रूरत होगी पंप चलाने की, डिस्कॉम से वापस बिजली लेंगे। यानी जितना माने आपने 100 मान लिया आपने प्रोड्यूस कर लिया, और उसमें से आप पंप चलाने के लिए 50 ही लगी, तो 50 का डिस्कॉम आपको पैसा देगा। यानी इसमें भी किसानों की
अर्निंग के लिए सोचा है सरकार ने इसके अंदर भी। तो ये थी पीएम कुसुम योजना। अब जो ये सोलर हो रहा है सब तरफ की, भाई सोलर की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब लगाने के लिए सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स ये कहाँ से आएंगे? तो हम देखते हैं कि भारत की क्या कैपेसिटी है। सबसे पहले तो भारत की पीवी सेल्स में जो कैपेसिटी है ना, पीवी सेल्स में वो लगभग 3 गीगावाट की है पर ईयर, और जो पीवी मॉड्यूल्स है उनकी 10 से 15 गीगावाट की कैपेसिटी है। और उसके अलावा इग्नोर्स, वेफर्स और जो एक और पॉलीसिलिकॉन है उसकी कैपेसिटी तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती ही नहीं है भारत के अंदर। उसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स की जो कैपेसिटी है वो करीब, सोलर इन्वर्टर्स की जो भारत की कैपेसिटी है वो 5 मेगावाट के करीब है। और अब आपके सामने एक टेबल है। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये पीवी सेल्स, पीवी मॉड्यूल्स और ये सब क्या होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि पीवी सेल्स और पीवी मॉड्यूल्स और इसमें अंतर क्या होता है, और फिर पैनल क्या होता है, वो आप चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अब एक टेबल आएगी जिसके अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर, वो अलग सोलर के कंपोनेंट्स जो अलग अलग देशों से, वो टेबल आपके सामने अलग अलग देशों से, इसमें चाइना भी है और भी दूसरे देश हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना पे हम कितने अधिक इंपॉर्टेंट है, कितने डिपेंडेंट है, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हम चाइना से, इतना सबसे ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अदर किसी भी और कंट्री से आप देख लें, कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा हम सोलर जो है चाइना से कंपेयर वो करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो आप मतलब यू कांट से कि हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, चाइना हमारा दुश्मन देश है, हमको ज़रूरत है तो हम खरीदेंगे। जब हमारी कैपेसिटी हो जाएगी बनाने की तब हम नहीं खरीदेंगे, अभी हम बना नहीं सकते। अगर हम ये कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स जो है इनको आप चाहे आप दुश्मन देश से खरीद रहे हो, फिर ये आपको पैसा जनरेट करके देंगे। अगर आप जो दूसरी जो नॉन कैपिटल गुड्स है, जो कि कंजप्शन वाले गुड्स है, अगर आप वो बॉयकॉट करना चाहते हो चाइना के, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे टॉयज़ हो गए, ये सब चीज़ें, ये जो कंज्यूम हो जाती है ना, ये इनसे कोई फ़ायदा नहीं। पर जो सोलर वगैरह और भी दूसरी मशीनरी जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो आप फिर पैसा कैसे बनाओगे वापस, जो आपके जो कंजप्शन जो नीड है उसको कंप्लीट कैसे करोगे? और क्या कारण है कि हम लोग खुद यहाँ पे नहीं बना पाते? उसका कारण एक तो लेक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, उसके अलावा सेटअप नहीं है आपके पास, उसके अलावा जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है इसमें बहुत आसानी से नहीं बनती है वो, कि आपने बताया मैंने खुद ने बना लिया, वैसे नहीं होता। और उनका फिर वो क्या बोलते हैं प्लांट्स वगैरह और ये सब लगाने के लिए भी ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता, तो वो एकदम आप नहीं कर सकती। मैं चाहूँ आज का आज तो धीरे धीरे सरकार भी चाहेगी कि इसके ऊपर काम होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद मैन्युफैक्चर कर पाएँ। पर कुछ चीज़ें आप हर चीज़ आप खुद नहीं मैन्युफैक्चर को, कुछ चीज़ें आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं ALMM। ALMM क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ पीवी सोलर मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके अंदर क्या है ना, इस लिस्ट के अंदर उन कंपनीज और मॉड्यूल्स के नाम है, मॉडल्स के नाम है, मॉड्यूल्स के मॉडल, पीवी मॉड्यूल्स जो है ना उनके मॉडल के नाम है, जो कि सरकार ने अप्रूव किए हैं कि भाई ये अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, इससे खरीदा जा सके, ताकि क्या होना कि सब स्टैंडर्ड माल ना है, सरकारी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी ना हो, या सरकारी प्रोजेक्ट्स या फिर सरकार ने जिसमें भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया उन प्रोजेक्ट्स में कोई भी गड़बड़ी ना हो, ताकि इसलिए सरकार ने ये जो लिस्ट निकाली है इसके अंदर कुछ कंपनियों के नाम है और उन मॉडल्स के भी नाम है जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में उपयोग होंगे। अब ये जो ALMM लिस्ट है इसके अंदर जो है ना सरकार ने जो कंपनीज़ के और मॉडल्स के नाम है, उन कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ जो है ना वो लिस्टेड भी है, जैसे BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, विशाखा इंडस्ट्रीज़, सोलेक्स जो है वो, और उसके अलावा टाटा पावर जो है उसकी एक सब्सिडरी है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, वो भी इसके अंदर, उसका नाम भी है इसके अंदर। तो ये कंपनीज़ बेनिफिट होगी इस सरकारी काम से, तो आप के लिए ये कुछ नाम थे। अभी जो मैंने वो कंपनीज़ के नाम लिए वो कंपनीज थी जो सोलर मॉड्यूल्स और सब इसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, तो जो ट्रेडिशनल पावर सप्लाइंग कंट्रीज, जो कंपनियां हैं, पावर सप्लाई की जो कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गया, उसके अलावा JSW, अडानी, टाटा पावर, ये जो कंपनीज है ये क्या कर रही है? अब इनको भी तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इन सब का कुल मिला के ना अगले 5 से 10 साल के अंदर लगभग 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है। रिलायंस तो चाहता है कि करीब भारत को एक ग्लोबल ग्रीन एनर्जी के अंदर एक हब बनाया जाए, और लगभग 2024 तक रिलायंस है ना करीब 75,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। उसके अलावा अडानी का प्लान है 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए, बड़ा नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर है। टाटा पावर का अगले 5 साल के अंदर 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान है। वहीं JSW एनर्जी है
उसका प्लान है करीब 2030 मार्च 2030 तक 75,000 करोड़ रुपीज़। तो बहुत बड़े बड़े नंबर जो है इन्वेस्टमेंट आएगा इस फील्ड के अंदर। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ पुश, सरकार के द्वारा भी खूब सारा पुश आ रहा है इस सेक्टर के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी खूब सारा है। तो आपको ये देखना है कि किस घोड़े पे आपको दाव लगाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बस आज की वीडियो में इतना ही। और किसी नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा आपको यहीं पे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।